नमस्कार, न्यूज एट 8 में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। आज दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के दफ्तरों में आयकर टीम जा पहुंची और कहा कि ये रेड नहीं, सर्वे है। कर्मचारियों के फोन और लैपटॉप ले लिए गए, बाद में इन्हें वापस भी किया गया। विपक्ष इसे मीडिया की आजादी पर हमला बता रहा है। एडिटर्स गिल्ड ने भी इस पर चिंता जताते हुए ये कहा है कि ये आईटी सर्वे प्रेस संस्थानों को डराने धमकाने की प्रवृत्ति का हिस्सा है। ऐसी जांच में गहरी संवेदनशीलता की जरूरत है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि बीबीसी सबसे भ्रष्ट संस्थान है और विपक्ष पर कहा कि जांच के नतीजे जाने बिना कैसे आरोप लगा सकते हैं। खबर आई है कि ये सर्वे कल भी जारी रहेगा। 2012 के बाद से अब तक के खातों की इनकम टैक्स विभाग जो है वो जांच कर रहा है। तो यहाँ पर तस्वीरें दिल्ली मुंबई के जो दफ्तर है वहां पर अभी भी इस वक्त भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो दफ्तर में ही मौजूद हैं और ये सर्वे कर भी जारी रहने वाला है। आयकर विभाग का क्या कुछ कहना है हम आपको बताते हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है कि इनकम टैक्स विभाग ने ये कहा है कि ये छापा या तलाशी नहीं है, बस ये एक सर्वे है। ये सर्वे रूटीन के तौर पर होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीबीसी ने बरसों ट्रांसफर प्राइसिंग कायदों पर अमल नहीं किया है और इसके कायदों को सुनियोजित ढंग से तोड़ा गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि मुनाफे के अहम हिस्से को जानबूझकर डाइवर्ट किया गया। तो ये जो आरोप है इसके तहत इनकम टैक्स विभाग जो है इस सर्वे को कर रहा है। और वहीं बीबीसी ने कहा है कि फिलहाल दिल्ली और मुंबई के बीबीसी दफ्तरों में आयकर अधिकारी मौजूद हैं और हम उनके साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस स्थिति का समाधान हो जाएगा। और इस पूरे मसले पर कई तरह के सवाल जो हैं वो भी खड़े किए गए। यहाँ पर एडिटर्स गिल्ड का बयान भी सामने आया है जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि बीबीसी इंडिया के दफ्तरों पर आईटी सर्वे जो हो रहा है वो चिंताजनक है। बीबीसी की 2 डॉक्यूमेंट्री के बाद ये सर्वे हुआ है। सरकार ने इन पर पूर्वाग्रह से ग्रस्त होने का आरोप लगाया। ये आईटी सर्वे प्रेस संस्थानों को डराने और धमकाने की प्रवृत्ति का हिस्सा है, ये एडिटर गिल्ड ने कहा है। और साथ ही सितंबर 2021 में इसी तरह न्यूज क्लिक और न्यूज लॉन्ड्री के दफ्तरों का भी सर्वे हुआ था। जून 2021 में दैनिक भास्कर और भारत समाचार के भी सर्वे हुए थे। एडिटर गिल्ड ने कहा यहाँ पर कि न्यूज क्लिक में प्रवर्तन निदेशालय के छापे ये संवैधानिक लोकतंत्र को कमजोर करने वाली प्रवृत्ति है और ऐसी जांच में गहरी संवेदनशीलता की जरूरत है ताकि पत्रकारों और मीडिया संस्थानों के अधिकारों पर चोट ना हो। सरकारी एजेंसियां तय दायरों के मुताबिक काम करें। तो ये साफ तौर पर एडिटर गिल्ड की तरफ से कहा गया। और साथ ही जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी आरोप लगा रही हैं। विपक्ष ने इसे अघोषित आपातकाल करार दिया है जबकि बीजेपी सर्वे को सही ठहरा रही है। कुछ बयान यहाँ पर आपको सुनवाते हैं। उनका धर्म वो निभाएं, हमारा धर्म हम निभाएंगे। हम विपक्ष की पार्टी हैं। हमारा लोकतांत्रिक अधिकार बनता है कि जांच हम कराएं, जांच की मांग कराएं। हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं और वो बीबीसी के पीछे पड़े हुए हैं। मैं समझता हूँ ये अफसोस की बात है क्योंकि ये एक वो मीडिया है जिसने कि सारी दुनिया को कवर करता है और करीबन सच्ची खबरें हर जगह देता है जो कई मुल्कों को अच्छा नहीं लगता है। और जो इन पे आज ये हुआ है ये हमको लगता है कि देखिए पहले ही जमहूरियत पे यहाँ खतरा है। आप देखते हैं कि मीडिया कितना ही सप्रेस्ड है और उसकी एक कड़ी ये भी है। और मुझे लगता है कि ये होना नहीं चाहिए था इस वक्त क्योंकि ये बीबीसी की जो 2 डॉक्यूमेंट्रीज आई थी उसका लोग यही समझेंगे कि उसी का असर है। इनकम टैक्स विभाग समय समय पर जहां पर अनियमितताएं पाई जाती हैं वहां पर सर्वेस करता है और जब ये सर्वे का काम पूरा होता है तब वो अपना एक प्रेस नोट या प्रेस ब्रीफिंग करके जानकारी देते हैं। तो मुझे लगता है जब ये इनकम टैक्स विभाग का सर्वे पूरा होगा। आगे बढ़ते हैं। सरकार और स्थानीय प्रशासन को अवैध निर्माण अतिक्रमण हटाने का पूरा हक है, लेकिन बड़ा सवाल है कि अगर अतिक्रमण हुआ तो इतने लंबे समय तक उसे होने क्यों दिया गया, उसकी इजाजत आखिर किसने दी है। दिल्ली के मेहरौली में अतिक्रमण अभियान पर हालांकि हाईकोर्ट ने आज 16 फरवरी तक रोक लगा दी है, लेकिन इस आदेश के आने से पहले आज 5वें दिन तक ये कार्रवाई चली है और कई मकान और दुकान ढहा दिए गए। ये सिर्फ मकान और दुकान नहीं, लोगों की सालों की कमाई और सपनों को जमींदोज करने जैसा रहा। हमारे सहयोगी रविशंजन शुक्ला की रिपोर्ट। हम लोगों ने जोड़ के रख दिया। सीमा सलूजा ने 10 साल पहले मेहरौली चौक की ये दुकान 12 लाख रुपए में खरीदी थी। अब पता चल रहा है कि दुकान डीडीए की जमीन पर थी। पति और पत्नी पर
मानो मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा हो। टाइप करते हैं हम लोग, पता नहीं कैसे कैसे बनाया हम लोगों ने। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं अभी पेपर सिर पे, हमारे बच्चों की एजुकेशन रह जाएगी, हमें तो यही टेंशन खाई जा रही है। हमने खरीदी थी। सीमा सलूजा की दुकान चली गई और बलसाला मनोज के 2 फ्लैट्स। बिल्डिंग की लाइट पहले ही काटी जा चुकी है। बुलडोजर उनके फ्लैट्स की ओर लगातार बढ़ रहा है। अब आनन फानन में वो अपना बचा सामान समेट रहे हैं। रजिस्ट्री के कागजात लिए कोर्ट से लेकर डीडीए तक गए, लेकिन सब बेकार। इसकी रजिस्ट्री हुई थी, इनकी लोन हुआ था, नेशनलाइज्ड बैंक पंजाब नेशनल बैंक से इनके लोन दिए थे। इसकी रजिस्ट्री का खुद एनओसी मैंने डिफरेंट ऑफिस में जाके यहाँ का जो प्रॉपर्टी जो डॉक्यूमेंटेशन जो करता उसकी जो एजेंट के थ्रू में मैंने खुद ईच एंड एवरी ऑफिस में जाके सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद में मुझे बैंक ने लोन अप्रूव किया है। लोन इसलिए हमने जो अप्रूव किया था क्योंकि ये प्रॉपर्टी अगर कोई 420 का है, अगर कोई प्रॉपर्टी ठीक नहीं, उनका चेन ठीक नहीं, ऑफकोर्स हमें लोन तो मिलेगा नहीं। जब एक नेशनलाइज्ड बैंक मुझे पास करके आज ऑन डेट में मेरा कटिंग भी चल रहा है, मुझे ये मेरे समझ उसको ट्रस्ट नहीं करेगा। मोर ओवर आई पेड ऑल द स्टैम्प ड्यूटी की हमारे पास में, हमारे एड्रेस में, हमारा पता में सब कुछ आ जाता है। और इस जो प्रॉपर्टी के अंदर में क्लियरली लिखा दिस लैंड बिलोंग्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दे हैव परचेज्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेहरौली में भारी तादाद में पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस तैनात है। धरने प्रदर्शन से लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके लोग अब हताश हैं। बुलडोजर 5वें दिन मुख्य सड़क से अब इन गलियों में आ गया है। 70 साल की रुकैया ने बुलडोजर घर के बाहर देखकर अपने को घर में बंद कर लिया है। ये आप देखिए कि ये रुकैया बेगम ने अपने को अंदर बंद कर लिया है। बुलडोजर आप देखिए कि उनके मकान के बाहर खड़ा है और अब जो है वो ये अतिक्रमण एक दूसरे फेज में प्रवेश कर गया है। विधवा पेंशन और किराए के सहारे रहने वाली रुकैया बेगम बदहवास हैं। कभी सरकार तो कभी पुलिस को कोस रही हैं। कहाँ जाऊँ बताइए आप लोग, किसके यहाँ जाकर रोटी कोई देगा? दे रहा रोटी कोई मुझे है? या सड़क पर बैठ के भीख मांगो, एक में 2 रुपए भी कोई भिखारियों को नहीं देता आजकल। कौन देता है आजकल? बताइए आप मुझे, कोई है देने वाला? तोड़ने के लिए तो सारी पब्लिक इकट्ठा है। चला दिया बिल्डर, चलाओ तोड़ो, जब पैसा लगता है तब पता चलता। दरअसल डीडीए राजस्व विभाग के सीमांकन को आधार बनाकर 10 फरवरी से लगातार तोड़फोड़ की कार्रवाई कर रहा है। फिलहाल इस मामले पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच राजनीति जमकर हो रही है, लेकिन लोगों को राहत अब भी नहीं मिल पा रही है। मेहरौली से सचिन गुप्ता के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने यूपी पुलिस प्रशासन की असंवेदनशीलता को एक बार फिर से सामने ला दिया। अतिक्रमण हटाने के दौरान एक मां बेटी की आंख की जद में आने से मौत हो गई। हैरानी की बात है कि प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों पर दोनों महिलाओं को जिंदा जलाकर मारने का आरोप लगा है। एफआईआर में एसडीएम, लेखपाल, स्टेशन ऑफिसर और जेसीबी के ड्राइवर समेत 13 लोगों पर हत्या और हत्या की कोशिश जैसी धाराएं लगाई गई हैं और परिवार जो है वो साजिशन हत्या का आरोप लगा रहा है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अफसरों की असंवेदनशीलता को दिखा रही हैं। कानपुर देहात में गरीब की झोपड़ी को ढहाने तहसील प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंचा। विरोध जारी था और झोपड़ी में आग लग गई। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि पुलिस आग बुझाने की कोशिश कर रही थी, तभी बुलडोजर एक्शन में आ गया। झोपड़ी जल रही थी, आग की लपटें दिख रही हैं तस्वीरों में और प्रशासन का बुलडोजर चल रहा था। झोपड़ी के अंदर मां बेटी आग की तेज लपटों के बीच जलकर मर गईं। घटना की तस्वीरें तमाम सवाल खड़े कर रही हैं। 44 साल की परमिला दीक्षित और 21 साल की नेहा की जलकर मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि इलाके के एसडीएम, लेखपाल और चौकी इंचार्ज ने जानबूझकर झोपड़ी में आग लगाई। परिवार और ग्रामीणों के गुस्से को देख पुलिस ने एसडीएम, जेसीबी ड्राइवर, चौकी इंचार्ज समेत 40 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी पर अड़े हैं।
इसके पहले आप डीएम के आ गए थे, क्या हुआ था? कुछ सुनवाई नहीं भाई, उल्टा ही हो ही गया। डीएम सब यही में शामिल है, को कुछ नहीं की। आपकी माँ बहन जल रही थी तो प्रशासन कहाँ था? भाग गए, डील के भाग गए सब, कुछ नहीं को देखो लगना ही सब भाग गए। हम घुसे अंदर तो नहीं निकाल पाए, जब अंदर जितने वजन रहा उठा ही नहीं पाए। पूरे मामले में यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। यूपी प्रशासन ने पूरे मामले की जांच के लिए एक कमेटी भी बना दी है। हमने अधिकारियों से बात किया है और उच्च अधिकारियों से हमने कहा है कि किसी भी दोषी व्यक्ति को हम बख्शेंगे नहीं। झुग्गी झोपड़ी पर जाकर के जिन लोगों ने इस प्रकार के अमानवीय कृत्य करने का काम किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, FIR दर्ज होगी सुसंगत धाराओं में, और निलंबित होना कोई कार्रवाई नहीं है। हम निलंबित भी करेंगे और जेल भी भेजेंगे। हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे ऐसे व्यक्तियों को जिन लोगों ने इस कृत्य को अंजाम दिया। यूपी में नेता विपक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि पूरा प्रदेश अन्याय का शिकार हो रहा है। कुछ दिन पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि गरीब के घर या झोपड़ी पर बुलडोजर नहीं चलने चाहिए, लेकिन यूपी में अधिकारियों में अपने नंबर बढ़ाने के लिए बुलडोजर चलाने की सनक गरीबों पर भारी पड़ रही है। कानपुर से सहयोगी अरुण अग्रवाल के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। इस साल की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर 2022 में इसका कुल शुद्ध मुनाफा 820 करोड़ रहा, जबकि बीते साल इसी तिमाही में कंपनी का 11.6 करोड़ का घाटा हुआ था। इस तिमाही की कुल कमाई 41% बढ़कर 26,612.2 करोड़ रही है। तीसरी तिमाही के नतीजे आने के बाद कंपनी का स्टॉक भी उछला है। अदानी समूह के स्टॉक मिले जुले नतीजों के साथ बंद हुए। समूह के प्रमुख गौतम अदानी ने कहा है कि ये कामयाबी मजबूत प्रशासन और नियमों पर अमल का नतीजा है। इस कामयाबी की वजह टिकाऊ प्रदर्शन और ठोस कैश फ्लो है। उन्होंने कहा कि बाजार की जो मौजूदा अस्थिरता है वो देर तक नहीं रहेगी। न्यूज़ एट 8 में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।